वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हम कुछ कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के बारे में। अब देखो हुआ क्या, साइकोलॉजी डेवलप होना वहां पे खत्म नहीं हुई है। ये जो स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म है, ये 1900 से ठीक पहले, और गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी 1900 के ठीक बाद की फील्ड है। मतलब 1900 के आसपास ये सारा काम हुआ है। अब अगर हम कुछ इसकी बात करें कि लाइक साइकोलॉजी में ना फील्ड्स फेमस होनी शुरू हुई, तो जो फेमस होनी शुरू हुई उसके बारे में भी हमें थोड़ा बात करनी है, क्योंकि उसके लिए कुछ स्पेशल टर्म यूज की जाती हैं। ठीक है, उसकी बात करेंगे। फिर हम इंपॉर्टेंट ईयर्स की बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर ईयर में ऐसा क्या हुआ जो कि साइकोलॉजी में माइलस्टोन माना जाता है। फिर हम एंड में आते हुए अपनी जो हमारी मेन फील्ड है एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसकी बात करेंगे और थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोबारा से पढ़ना, हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं हम। और हिस्ट्री अब हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी। और इस वीडियो में हम थोड़ी सी हिस्ट्री और पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो हिस्ट्री ही चल रहा है हमारा, जिसमें हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी की भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी जानना, जो कि अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब देखो होता क्या है, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी में वेव्स ऑफ साइकोलॉजी या फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। हुआ क्या कि साइकोलॉजी जब इसमें रिसर्च होने लगी, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होने लगे, तो कुछ स्पेसिफिक चीजें बहुत फेमस हो गई और उनको कहा गया फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले यही पढ़ते हैं, फोर्सेस क्या है, ये फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी। देखो होता क्या है, अब कुछ लोग रिसर्च कर रहे थे कि बिहेवियर जो है, मतलब सबसे पहली जो फील्ड फेमस हुई बिहेवियर से जुड़ी थी, तो बिहेवियर जो है उसकी हम स्टडी करेंगे। साइकोलॉजी में वो बड़ी फेमस हुई, तो हम बिहेवियर की स्टडी करेंगे। और ये फील्ड मतलब डेवलप हुई है एक साइकोलॉजिस्ट है वॉटसन, जिनके बारे में आप लर्निंग में पढ़ोगे थोड़ा सा, J.B. वॉटसन, इन्होंने फेमस किया है। तो हुआ क्या कि ये स्टडी कर रहे थे लोगों के बिहेवियर की, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की, जो हमें दिखता है। ये नहीं मानते थे कि सोल सब कुछ है, ये मानते थे जो व्यवहार हमें दिखता है ना वो सब कुछ है। तो इन्होंने सबसे पहले नाम लिख देते हैं J.B. वॉटसन। ये भी 1900 के आसपास ही अपनी स्टडी कर रहे थे, 1900 के आसपास। और ये स्टडी किस चीज की कर रहे थे, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो हमें दिखता है, तो हम उसकी ही स्टडी करेंगे, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो इन्होंने बोला हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की स्टडी करेंगे। और ये जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, इसकी स्टडी इतनी फेमस हो गई कि एक अलग से नई फील्ड ही बन गई। तो J.B. वॉटसन का जो कंट्रीब्यूशन था वो मेनली यही है कि उन्होंने इस फील्ड को फेमस कर दिया। इस देखे जाने वाले व्यवहार की जो अध्ययन हो रहा था उसको बड़ा इन्होंने फेमस कर दिया। इतना फेमस कि उसके लिए अलग से नाम फेमस हो गया, जिसको हम कहते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म, इसको हम कहते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म इज स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ठीक है, अब इतना फेमस कैसे हुआ, वॉटसन ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम ही बिहेवियरिज्म था, इसलिए टर्म फेमस हुई। बुक के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, मतलब पूरी बुक के बारे में तो नहीं, बट किस ईयर में लिखी थी वो भी जब ईयर्स बताऊंगा इंपॉर्टेंट तो बता दूंगा। तो उन्होंने बुक लिखी, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की स्टडी करेंगे, बिहेवियर की स्टडी करेंगे। बुक का नाम इसलिए उन्होंने बिहेवियरिज्म रखा। और ये थी साइकोलॉजी में सबसे पहले फेमस हुई फील्ड, और इसलिए बिहेवियरिज्म को कहा गया फर्स्ट फोर्स या फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी। तो फर्स्ट फोर्स या फर्स्ट वेव के नाम से क्या फेमस है, बिहेवियरिज्म। बट सेम टाइम पे एक और फील्ड थोड़ी सी फेमस हो रही थी। जो वॉटसन थे वो काम कर रहे थे अमेरिका में, यूएस में। उसी टाइम पे यूरोप में एक आप कह सकते हो साइकोलॉजिस्ट वियना के थे, वियना एक देश का नाम है। तो वहां के एक साइकोलॉजिस्ट थे जो अगेन स्टडी कर रहे थे, और उनकी स्टडी इनसे थोड़ी अलग थी। जैसे ये स्टडी कर रहे थे बिहेवियर की, वो अभी भी सोल पे ही अटके रहे थे। मतलब साइकोलॉजी की जो पुरानी डेफिनेशन थी ना कि हम तो सोल की स्टडी करेंगे। तो दूसरी जो फील्ड थी वो किसने डेवलप करी है, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड भी एक बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने साइकोलॉजी में बहुत काम किया है, इनकी बड़ी बुक्स हैं, मतलब बहुत फेमस बुक्स हैं। तो ड्रीम्स को लेके, कॉन्शियसनेस को लेके, पर्सनालिटी को लेके काफी फेमस है ये। तो सिगमंड फ्रॉइड जो थे वो अभी भी उसी चीज की स्टडी कर रहे थे जो साइकोलॉजी में सबसे आप कह सकते हो पुरानी फेमस फील्ड है, स्टडी ऑफ सोल या स्टडी ऑफ माइंड या स्टडी ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, कि कैसे हम किसी के मन के अंदर की चीज को जानते हैं। तो मेनली इंट्रोस्पेक्शन मेथड वगैरह जो कि फंक्शनल स्ट्रक्चरलिज्म में आता है ना, वही सब ये यूज करते थे। तो ये स्टडी करते थे माइंड की,
ये स्टडी करते थे आपके थिंकिंग प्रोसेस की, या सोल कह सकते हो आप, उसकी स्टडी ये करते थे। और इन्होंने जो फील्ड बनाई, इनकी फील्ड का भी नाम है, जैसे बिहेवियरिज्म नाम है ना स्पेशल, इनकी भी फील्ड का नाम है, इनकी फील्ड का नाम है साइको एनालिसिस। साइको का मतलब यहाँ पे साइकोलॉजी नहीं है, साइको का मतलब है पर्सन की सोल। अगर आपको याद हो साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो आई थी वो कैसी थी, साइको एंड लोगोस, साइकी मतलब आपकी सोल। तो इन्होंने भी साइको एनालिसिस एक फील्ड बनाई। साइको मतलब वही साइकी का एनालिसिस, आपकी सोल का एनालिसिस, विश्लेषण करेंगे आपके मन का। तो इनकी फील्ड को कहा गया साइको एनालिसिस। इनकी फील्ड को कहा गया साइको एनालिसिस। हम स्टडी करेंगे आपके मन की, और सिर्फ स्टडी नहीं करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे कि जो आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वैसा क्यों हो रहा है आपके साथ। तो ये जो एनालिसिस था ये अब आपका मन का हो रहा है, तो इसलिए इनकी फील्ड का नाम कहा गया साइको एनालिसिस, और ये भी बहुत फेमस फील्ड हो गई। तो ये सेकंड आप कह सकते हो सेकंड फेमस फील्ड थी साइकोलॉजी में। इसको इसलिए कहा जाता है सेकंड फोर्स या सेकंड वेव ऑफ साइकोलॉजी। तो ये सेकंड फोर्स है, सेकंड वेव के नाम से फेमस है। और ये किसने दिया है, सिगमंड फ्रॉइड। तो आप ये कह सकते हो सिगमंड फ्रॉइड इज फादर ऑफ साइको एनालिसिस। इसी तरह से आप कह सकते हो जेबी वॉटसन इज फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो ये याद रखना। तो सिगमंड फ्रॉइड ने फील्ड डेवलप करी साइको एनालिसिस, स्टडी वही कर रहे हैं माइंड की, सोल की, और इसलिए वर्ड देखो साइको एनालिसिस। साइको मतलब साइकी मतलब आपका मन, आपकी सोल। बट ये बहुत पुरानी चीजें हैं, मतलब अगर हम सिगमंड फ्रॉइड की बात करें, ये भी 1900 के आसपास के ही हैं, जैसे वॉटसन भी 1900 के आसपास के हैं। तो ये दोनों सेम टाइम पे कर रहे थे, अलग अलग जगह कर रहे थे। एक जगह बिहेवियरिज्म फेमस हुआ कि बिहेवियर की स्टडी करेंगे, क्योंकि अमेरिका में थे, वहां पे फंक्शनलिज्म चल रहा था। और ये जो सिगमंड फ्रॉइड है ये यूरोप के थे, यूरोप में चल रहा था स्ट्रक्चरलिज्म, तो इसलिए इन्होंने मन पे ही अपनी स्टडी करी। तो ये दोनों ही फेमस थे। बट थोड़ा रिसेंट टाइम की अगर हम बात करें, ये बात है 1950 के आसपास की, कुछ और साइकोलॉजिस्ट ने कुछ और तरह की रिसर्च करी, वो भी बड़ी फेमस हो गई, और आज के टाइम में काफी फेमस है। ये दोनों चीजें थोड़ी पुरानी हो गई हैं, बट आज के टाइम में वो फील्ड थोड़ी फेमस है। वो किसने करी, तो पहले बात करते हैं वो किसने करी। दो साइकोलॉजिस्ट ने करी, एक है अब्राहम मैस्लो, दूसरे हैं कार्ल रोजर्स। अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स, ये दोनों साइकोलॉजिस्ट, दोनों ने मतलब काम तो अलग अलग किया, आप ये कह सकते हो, फिर बाद में जाके साथ में भी किया कुछ कुछ काम। तो अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स, जो कि बहुत रिसेंट टाइम की बात है, 1950 के आसपास की, इनका जो वर्क है 1950 के आसपास का है। तो 1950 के आसपास इन दोनों ने रिसर्च करी, और इन दोनों ने जो रिसर्च करी, इनकी रिसर्च का जो मेन टारगेट था वो थे ह्यूमंस, कि ह्यूमंस जो हैं, सारे ह्यूमंस वो अपने आप में ना डेवलप होने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे आज मैं हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आगे और अच्छा बनूं। लाइक मान लो कि मैं किसी जगह, मान लेते हैं कि मान लो आप किसी स्कूल में टीचर हो, तो आप कोशिश करोगे कि अगर आप आज प्राइमरी टीचर हो तो आप हायर लेवल पे जाओ, आप प्रिंसिपल तक जाओ, या आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगो। तो हर इंसान हायर लेवल पे जाने की कोशिश करता है। तो इनका मेन फोकस स्टडी का जो था वो था इंसान, कि कैसे एक इंसान पर्सनल ग्रोथ के लिए कोशिश करता है, कैसे अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, और इस फील्ड को कहा गया ह्यूमनिज्म या ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो इन्होंने जो फील्ड डेवलप करी वो है ह्यूमनिज्म या ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी आप कह सकते हो। तो ह्यूमनिज्म फील्ड ह्यूमंस पे फोकस करती है। ह्यूमनिज्म फील्ड इस बात पे फोकस करते हैं कि कैसे हम पर्सनल ग्रोथ की कोशिश करते हैं, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, कैसे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कैसे हम जहां पे आज हैं उससे हमेशा आगे अच्छी जगह, अच्छे प्रोफेशन में, अच्छी सैलरी में, मतलब हर चीज अच्छी पाने की कोशिश करते हैं, और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। तो इस पे वर्क किया है अब्राहम मैस्लो ने एंड कार्ल रोजर ने, दोनों फेमस रहे हैं। तो इन्होंने फील्ड जो डेवलप करी उसको ह्यूमनिज्म कहते हैं, और वो साइकोलॉजी की तीसरी सबसे फेमस फील्ड थी। तीसरी, तो सबसे पहले बिहेवियरिज्म फेमस हुआ, उस सेम टाइम पे, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे साइको एनालिसिस फेमस हुआ, बट वो सेकंड फोर्स के नाम से फेमस है, और ये बाद में, बहुत बाद में फेमस हुआ है, और इसको हम बोलते हैं थर्ड फोर्स या थर्ड वेव ऑफ साइकोलॉजी। तो ह्यूमनिज्म क्या है, थर्ड फोर्स या थर्ड वेव ऑफ साइकोलॉजी। तो ये तीन आपको पता होने चाहिए ब्रीफ में, क्योंकि पूछ लेते हैं कि फर्स्ट फोर्स क्या है, सेकंड फोर्स क्या है, या थर्ड फोर्स किसने डेवलप करी। ये क्वेश्चन मतलब अलग अलग एग्जाम में मैंने देखे हैं। जैसे एक एग्जाम में आया था कि एक फील्ड है साइकोलॉजी की, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी किसने डेवलप करी, तो अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स ने डेवलप करी। इसी तरह से आ जाता है कि जो साइको एनालिसिस है उसके फादर कौन माने जाते हैं, तो साइको एनालिसिस के फादर सिगमंड फ्रॉइड माने जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, तो इसलिए आपको ये छोटे से फैक्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है,
तो ये थी 3 इंपॉर्टेंट फील्ड्स जो कि फेमस हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स की, कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ईयर्स के भी आ जाते हैं। जैसे पूछ लेते हैं कि किस ईयर में पहला आईक्यू टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया गया, ठीक है। ऐसे पूछ लेते हैं कि किस ईयर में ये जो बिहेवियरिज्म फील्ड है, तो मैंने आपको बताया ना बिहेवियरिज्म पे बुक लिखी थी जेबी वॉटसन ने, तो पूछ लेते हैं जी जेबी वॉटसन ने जो बुक पब्लिश करी थी वो किस ईयर में पब्लिश करी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन ईयर पूछ लेते हैं, तो थोड़े से इंपॉर्टेंट ईयर्स आपको पता होने चाहिए। तो हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट ईयर्स। इंपॉर्टेंट ईयर्स कौन से इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब साइकोलॉजी बहुत पुराना सब्जेक्ट, बहुत ही पुराना, मतलब 5000 10,000 साल पुराना होगा, जिसका हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। बट हमारे पास रिटन रिकॉर्ड मतलब लगभग एक बहुत ही पुरानी चीज का है। आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले, 2500 साल पहले एक फिलोसफर कह सकते हो, उस टाइम साइकोलॉजी तो अलग सब्जेक्ट था ही नहीं, हिप्पोक्रेटस, नाम सुना होगा आपने हिप्पोक्रेटस। तो हिप्पोक्रेटस ने दी 4 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि मतलब इतने टाइम पहले, 2500 साल पहले भी रिसर्च चल रही थी साइकोलॉजी पे, लोग वर्क कर रहे थे। मतलब ठीक है उस तरह से रिसर्च नहीं चल रही होगी जैसे आज होती है, बट 2500 साल पहले भी लोग काम कर रहे थे। तभी तो 4 टाइप्स दिए पर्सनैलिटी के। पर्सनैलिटी पार्ट है साइकोलॉजी में स्टडी का। तो हिप्पोक्रेटस का हमें पता है। इसके अलावा और क्या पता है हमें? ईयर 1690, 1690 ये मैंने अभी पीछे भी मेंशन किया था पिछली वीडियो में भी, जॉन लॉक। तो जॉन लॉक जो थे 1690 में, उनका ये कॉन्सेप्ट फेमस है, कौन सा? टेबुला रासा। ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोरी स्लेट, ब्लैंक स्लेट या कोरा कागज, ठीक है, या खाली बर्तन। टेबुला रासा का मतलब ये होता है। तो बच्चे खाली दिमाग के हैं, बच्चे कोरी स्लेट हैं, ऐसा मानते थे जॉन लॉक, जो कि एक ब्रिटिश फिलोसफर थे। तो ये 1619 के आसपास का इनका दिया हुआ ये टर्म है, ये बड़ा फेमस है साइकोलॉजी में। तो आपको पता होना चाहिए कि जॉन लॉक जो है 1690 के आसपास उन्होंने ये टर्म दी थी, टेबुला रासा उनसे जुड़ी है। इसका मतलब है खाली दिमाग। इसके बारे में बाकी आप लर्निंग में थोड़ा बहुत और पढ़ोगे। फिर हम बात करते हैं अब मॉडर्न टाइम की। ये तो बहुत पुरानी बात होगी और ये तो बहुत ही पुरानी बात होगी। अब हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं जो हमें पता है। ईयर 1879, विलियम वुंड। विलियम वुंड ने बनाई फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, और कहां बनाई थी इन्होंने? लिप्जिग, जो कि है जर्मनी में, जर्मनी के लिप्जिग में। तो इस वजह से ये बहुत फेमस है। बट आपको ईयर याद रखना है, यहां पे हम इंपॉर्टेंट ईयर पढ़ रहे हैं। तो विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी में एक जगह है लिप्जिग, लिप्जिग में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वहां पे इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर ही साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करी। तो इनको क्रेडिट जाता है इस बात का कि इन्होंने साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बना दिया। और साइंटिफिक सब्जेक्ट बनने के बाद इसमें रिसर्च और ज्यादा होने लगी। पहले थोड़ी कम होती थी। साइंटिफिक सब्जेक्ट जब बन जाता तो रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है ना फील्ड को, तो और ज्यादा होने लगी रिसर्च। तो इसलिए ये भी बहुत फेमस है। फिर ईयर 1890, 1890 इस ईयर में क्या हुआ? इस ईयर में विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका में काम कर रहे थे, जिन्होंने फंक्शनलिज्म फील्ड का, जिनको फादर माना जाता है, आप ये कह सकते हो। तो फंक्शनलिज्म फील्ड में काम कर रहे थे। तो विलियम जेम्स ने पहली टेक्स्ट बुक लिखी साइकोलॉजी पे, फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, और बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये भी बहुत फेमस हुई क्योंकि फर्स्ट टेक्स्ट बुक थी। इससे पहले सच कोई बुक अवेलेबल नहीं थी साइकोलॉजी पे, फर्स्ट टेक्स्ट बुक लिखी गई, इसलिए ये भी बहुत फेमस हुए। और इसी बुक और इन्हीं ने मतलब अपना जो फील्ड बनाई थी फंक्शनलिज्म, वो कब फेमस हुई? 1895। तो 1895 ईयर माना जाता है फंक्शनलिज्म का, कि इस ईयर से जो फंक्शनलिज्म फील्ड थी, जो कि डेवलप अगेन विलियम जेम्स ने करी है, ये फील्ड डेवलप हुई। तो 1890 में इन्होंने बुक लिख दी थी, बट जो फंक्शनलिज्म फील्ड है वो फेमस कब हुई है? 1895 में, मतलब 5 साल का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं।
अब बात करते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने जो अपनी फील्ड दी है साइको एनालिसिस, तो साइको एनालिसिस फील्ड ये कब फेमस हुई? ईयर 1900, सिगमंड फ्रॉइड, और इनकी फील्ड साइको एनालिसिस। तो ये फील्ड 1900 की है। उसी के आसपास बिहेवियरिज्म भी डेवलप होना स्टार्ट हो गया था, मतलब 1900 के आसपास, ये ईयर जो लिखा है आसपास वाला है, तो 1900 के आसपास ही ये भी डेवलप होना शुरू हो गया था। बट उससे पहले भी दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई, पहले उनकी बात कर लेते हैं। ईयर 1904, 1904 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। 1904 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई जिसके बाद साइकोलॉजी और ज्यादा फेमस हो गया। होता क्या है, एक बायोलॉजिस्ट कह सकते हो आप, जो कि जूलॉजिस्ट थे, एनिमल्स की स्टडी करते थे, तो एनिमल्स की स्टडी कर रहे थे, डॉग की स्टडी कर रहे थे, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी कर रहे थे कि कैसे वो खाना खाता है, कैसे उसको पचता है। मतलब रिसर्च कुछ और थी, बट जो रिसर्च जैसे जैसे आगे बढ़ी वो फील्ड उसकी चेंज हो गई, और फील्ड में जो भी काम हुआ वो निकल के आया कि लर्निंग कैसे होती है। तो लर्निंग का कंक्लूजन निकल के आया, रिसर्च किसी और चीज पे हो रही थी, और वो रिसर्च कर रहे थे इवान पावलोव। आप सबने इनका नाम सुना हुआ है, इवान पावलोव। अब हुआ क्या, इनकी जो रिसर्च थी वो 1890 के आसपास से लेके मतलब आगे तक की है, बट 1904 में इनको मिल गया नोबेल प्राइज। तो ये साइकोलॉजी से जुड़े फर्स्ट पर्सन है जिनको मिला है नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो 1900 ईयर इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि इसमें नोबेल प्राइज मिला एक साइकोलॉजी से जुड़ी फील्ड की रिसर्च के लिए। हालांकि वो रिसर्च हो किसी और टॉपिक पे रही थी, बट जो निकल के आया कंक्लूजन वो लर्निंग से जुड़ गया। तो इवान पावलोव को 1904 में उसके लिए नोबेल प्राइज मिल गया, और उसके बाद से तो साइकोलॉजी बहुत ही फेमस हो गई। भाई नोबेल प्राइज मिल जाना किसी को, हालांकि साइकोलॉजी में नहीं होता नोबेल प्राइज, इनको मेडिसिन में मिला था, बट फिर भी जो नोबेल प्राइज मिला उसका अपना एक प्रेस्टीज है ना, तो उसकी वजह से बहुत फेमस हो गए। इवान पावलोव बहुत फेमस हो गए, लर्निंग पे रिसर्च बहुत होने लगी, मतलब लर्निंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड बन गई। ठीक है, तो उसकी जो इवान पावलोव की जो रिसर्च है उसको जेबी वॉटसन ने भी यूज किया अपने वर्क में। उन्होंने जो बुक लिखी थी, कई बार इनका जो एक्सपेरिमेंट है उनको मेंशन किया हुआ है, तो काफी मतलब फेमस होनी चीजें शुरू हो गई। और फिर एक और ईयर इंपॉर्टेंट है, इसके ठीक अगला 1905, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया, जो कि बनाया था अल्फ्रेड, आपने नाम सुना होगा, अल्फ्रेड बिने। तो अल्फ्रेड बिने जो थे उन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया, फ्रांस की गवर्नमेंट ने उनको बोला था ऐसा करने को, तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनता है 1905 में। उसके बाद से इंटेलिजेंस पे भी रिसर्च बहुत होने लग जाती है। जैसे 1904 में जब नोबेल प्राइज मिला तो लर्निंग बड़ा फेमस फील्ड हो गया, लर्निंग पे बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं बिहेवियरिज्म की वजह से। फिर 1905 में जब फर्स्ट आईक्यू आप कह सकते हो इंटेलिजेंस टेस्ट बना, तो इंटेलिजेंस वाली फील्ड बहुत फेमस हो गई, लोग इसके बारे में काफी कुछ बात करने लगे, तो ये भी बड़ी फेमस हो गई। फिर हमने पीछे पढ़ा था गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी आई एक ईयर 1920, इसमें आती है आपकी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, ये भी बड़ी फेमस फील्ड हो गई ईयर 1920 में। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में मतलब काफी टाइम तक फेमस रही, बट जितनी जल्दी ये उठी थी उतनी ही जल्दी गिर भी गई, मतलब इतना ज्यादा फेमस नहीं है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। हम हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं इसको, बट प्रेजेंट मॉडर्न टाइम में गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी एक तरह से अनइंपॉर्टेंट सी चीज है, इसको कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। फिर एक और ईयर 1924, इसमें वो बुक लिखी गई जो जेबी वॉटसन ने लिखी थी, बुक का नाम था बिहेवियरिज्म। ये एक बुक थी, बिहेवियरिज्म बुक, और ये किसने लिखी? जेबी वॉटसन। तो जेबी वॉटसन ने जब 1924 में बिहेवियरिज्म नाम की बुक लिखी तो ये फील्ड बहुत फेमस होगी। हालांकि वर्क पहले से चल रहा था, और इस बुक में इन्होंने मेंशन किया पावलोव के एक्सपेरिमेंट को, और किस तरह से बिहेवियर चेंज होता है, किस तरह से स्टिमुलस का इफेक्ट पड़ता है रिस्पॉन्स चेंज होने में। तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया, इनका खुद का भी एक्सपेरिमेंट था उसको भी एक्सप्लेन किया। तो बिहेवियरिज्म बुक लिखी गई और इस वजह से बिहेवियरिज्म बहुत फेमस हो गया। हालांकि ये बुक बाद में लिखी गई है, ध्यान से देखिए, और जो हमारे सिगमंड फ्रॉइड है उन्होंने साइकोएनालिसिस पे पहले वर्क स्टार्ट किया, बट ये पहले फेमस हुए और ये बाद में फेमस हुए। ठीक है, ये आपको समझना है, इसलिए ये फर्स्ट फोर्स है और ये सेकंड फोर्स है। फेमस बाद में ना, काम पहले कर दिया उससे कुछ नहीं, फेमस तो बाद में हुआ है। तो फेमस होने के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स, थर्ड फोर्स है। तो सेकंड फोर्स है साइकोएनालिसिस, वर्क इस पे पहले हो रहा था। फर्स्ट फोर्स बिहेवियरिज्म में, क्योंकि पहले फेमस हो गई, और ये थर्ड फोर्स तो बहुत ही नई है, जैसे मैंने आपको बताया 1950 अब इसकी बात करते हैं। तो ये फोर्स कब फेमस होने लगी? 1951, ईयर 1951 में जो हमारे कार्ल रोजर्स हैं,
इन्होंने एक बुक लिखी 1951 में, कार्ल रोजर ने बुक लिखी 1951 में, और उस बुक की वजह से ये जो फील्ड है आपकी क्या बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या ह्यूमनिज्म, ये फेमस होने लगी। तो 1951 कार्ल रोजर का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल रोजर्स, और इनकी वजह से फील्ड डेवलप होने लगी ह्यूमनिज्म। ठीक है, फिर ईयर 1953 एक साइकोलॉजिस्ट का आपने जरूर नाम सुना होगा, स्किनर। तो स्किनर जो है बीएफ स्किनर, स्किनर ने और आगे बढ़ाया ये जो फील्ड थी बिहेवियरिज्म, काम और भी बहुत लोग कर रहे थे, बट स्किनर ने बढ़ावा दिया, या हम करें कि एनकरेज किया, एनकरेज बिहेवियरिज्म को। तो ये भी लर्निंग पे काम कर रहे थे, बिहेवियरिज्म पे काम कर रहे थे, और इन्होंने एनकरेज किया और लोगों को भी बिहेवियरिज्म पे काम करने को, या आप ये कह सकते हो बढ़ावा दिया इन्होंने। तो 1953 ईयर भी मतलब इंपॉर्टेंट है, और लगभग एक साल बाद 1954 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्ल रोजर ने ह्यूमनिज्म को स्टार्ट तो कर दिया था, बट और भी लोग इस पे काम कर रहे थे, और 1954 में एक और साइकोलॉजिस्ट इस पे जुड़ जाते हैं जिनका नाम है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो, इन्होंने भी एक बुक लिखी, आपने इनकी अलग फील्ड में भी इनके बारे में पढ़ा होगा, मोटिवेशन में बहुत फेमस है अब्राहम मैस्लो, और मोटिवेशन में ही एक्चुअली ज्यादा फेमस है, और थोड़ा बहुत पर्सनालिटी में भी फेमस है। तो इन्होंने बुक लिखी थी, और बुक का नाम ही था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। तो इन्होंने भी बुक लिखी अपनी, और बुक का नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। तो ये भी काफी फेमस हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा भी आप और कर सकते हो, मतलब देखो ईयर्स हिस्ट्री की तो कोई कमी नहीं है ना। तो ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जिन पे क्वेश्चन आना बनता है, ये सब ईयर्स। आप अगर करना चाहो और ईयर्स भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे 10 ऑलमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले माइलस्टोन्स साइकोलॉजी में जो हुए वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आप चाहो तो और भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी जो मेन फील्ड है, हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की। देखो हम आगे जाके एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ये हमने बस थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी ताकि आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बन जाए साइकोलॉजी को लेकर, बट हमारा मेन फील्ड है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अब हम पढ़ते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की थोड़ी सी हिस्ट्री। एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई, ये जो जेबी वॉटसन है, इन्होंने बिहेवियरिज्म फील्ड डेवलप करी। इन्हीं के साथ या कह सकते हो इनके एक स्टूडेंट कह सकते हो आप, जिनका नाम है E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक ने बहुत वर्क किया है। E.L. थॉर्नडाइक ने मतलब काफी रिसर्च करी, और काफी कुछ इन्होंने जो रिसर्च करी थी वो एनिमल्स पे थी, बट जो एनिमल्स पे इन्होंने रिसर्च करी इसको अप्लाई किया गया ह्यूमंस पे, और ह्यूमंस पे भी पर्टिकुलरली अप्लाई किया गया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्यों अप्लाई किया गया एजुकेशन में, मतलब रिसर्च तो एनिमल्स पे हो रही थी, और एनिमल्स की रिसर्च को हम ह्यूमंस पे अप्लाई कर रहे हैं, और ह्यूमंस पे भी पर्टिकुलरली एजुकेशन पे अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ईयर मैंने यहां नहीं लिखा क्योंकि वहां बताना था मेरे को। ईयर 1914 में इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया, बट जो वर्क पब्लिश किया वो 3 किताबें थी, एक नहीं 3 किताबें थी, 3 मतलब बड़ी बड़ी किताबें थी, और किताबों का नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो 1914 में एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से बुक पब्लिश करते हैं। वर्क इनका बिहेवियरिज्म से जुड़ा है, बट इन्होंने बुक का नाम रखा एजुकेशनल साइकोलॉजी, और यहां से स्टार्ट होती है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन्होंने बुक में मतलब ऑलमोस्ट हर चीज को एक्सप्लेन किया था। 3 बुक्स थी, एक नहीं थी ना, तो 3 किताबों में इन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया। इन्होंने हर चीज पे अपनी थ्योरी दी। इनकी थ्योरी मोटिवेशन पे थी, इनकी थ्योरी लर्निंग पे थी, इनकी थ्योरी इंटेलिजेंस पे थी, इनकी थ्योरी डेवलपमेंट पे थी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो 3 वॉल्यूम में बुक थी, इसमें ये पूरी एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो आज आप पढ़ते हो सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, सब कुछ, कोई फील्ड इन्होंने नहीं छोड़ी। तो ही वॉज एवरीथिंग, ही इज लाइक गॉड इन दिस फील्ड। तो इस फील्ड में ये गॉड की तरह थे, भगवान, क्योंकि और किसी ने तो ये काम किया ही नहीं था, एजुकेशनल साइकोलॉजी में कुछ बताया ही नहीं था। तो इन्होंने सब बताया, आपने पढ़ा ही है। इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग दी है ना, तो लॉज ऑफ लर्निंग आपने पढ़े होंगे, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ, जितने भी लॉज हैं। अब बात अगर करें ये क्यों, मतलब लॉ से क्या हुआ क्या कि और कोई तो इस फील्ड में था नहीं। इन्होंने बुक्स भी लिख दी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया, और इनकी जो सुझाव थे, जो ये मानते थे,
उसको एजुकेशन में अप्लाई किया गया, उसको एजुकेशन में बहुत अच्छे से अप्लाई किया। जैसे आज आपको होमवर्क मिलता है, आज क्या पहले से जो होमवर्क मिल रहा है वो इनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इनका मानना था लॉ ऑफ प्रैक्टिस में कि जितनी बार हम करेंगे उतना हमें इंप्रूवमेंट आएगा, तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होमवर्क मिलने लगा। फिर ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पे बहुत जोर देते थे। इनके अकॉर्डिंग लर्निंग जो है वो एक फोर्सफुल प्रोसेस है। इनके बारे में आप और डिटेल में पढ़ोगे वैसे तो आगे जब हम लर्निंग पढ़ेंगे। तो लर्निंग एक फोर्सफुल प्रोसेस है और बच्चों को पनिशमेंट देनी चाहिए तब वो सीखेंगे, बच्चों को रीइंफोर्समेंट देना चाहिए तब वो सीखेंगे, ऐसा इनका मानना था। तो ये मानते थे पनिशमेंट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्कूल में जो आप पिटे हो, जो पनिशमेंट आपको मिला है उसमें इनका बहुत ज्यादा हाथ है, आप ये कह सकते हो। बट इसी तरह से स्कूल में कुछ अच्छे बिहेवियर के लिए जो आपको रिवॉर्ड मिला, जैसे क्लास में फर्स्ट आने पे आपको स्टेज पे बुला के कुछ प्राइज दिया गया, ये भी इन्हीं की वजह से है। तो थॉर्नडाइक ने बहुत काम किया है। 1914 में जो उनकी बुक थी इनकी, वो जब पब्लिश हुई तो उसके बाद से एजुकेशन में साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस मिलने लगी और ये एक तरह से गॉड बन गए इस फील्ड के, और इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इनको E.L. थॉर्नडाइक को। और लर्निंग को फोर्सफुल मानते हुए इन्होंने मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी करी। तो आज स्कूल में जो कुछ चल रहा है उसमें बहुत सारी चीजें थॉर्नडाइक की चल रही है, जैसे टाइम टेबल, सिटिंग अरेंजमेंट, होमवर्क, पनिशमेंट तो हालांकि अब बंद हो गई है क्योंकि इन्होंने हर फील्ड में काम किया था एजुकेशन में। मोटिवेशन में भी कैसे होना चाहिए, लर्निंग कैसे होनी चाहिए, इंटेलिजेंस पे भी इनकी थ्योरी है हर फील्ड में। बट इनकी थ्योरी को, इनके कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज किया एक फिलोसफर ने, अमेरिकन फिलोसफर नहीं, अगेन ये भी अमेरिकन थे। तो इनको चैलेंज इनको मिला किससे? एक फिलोसफर से। और वो फिलोसफर थे, उनका भी आपने नाम सुना होगा, जॉन ड्यूई। तो जॉन ड्यूई एक फिलोसफर है, थे और एजुकेशनिस्ट थे, आप इनको एजुकेशनिस्ट भी कह सकते हो। तो इनसे चैलेंज मिला जॉन ड्यूई से। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने जो E.L. थॉर्नडाइक के आइडियाज चल रहे थे, जो कि बिल्कुल भगवान माने जाते थे, इनको कोई चैलेंज तो करता नहीं था, बट जॉन ड्यूई ने चैलेंज किया। इसी टाइम के हैं जॉन ड्यूई भी, ऑलमोस्ट 1914 के आसपास की बात है। हालांकि फेमस नहीं हुए उस टाइम। होता क्या है, फिलोसफर्स की ना तब कोई सुनता नहीं है जब वो जिंदा होते हैं, बट जब वो मर जाते हैं तब लोग उनकी सुनते हैं। जॉन ड्यूई के साथ भी हो रहा था। जॉन ड्यूई कुछ अलग बातें बोल रहे हैं। जॉन ड्यूई बता रहे हैं कि कैसे पनिशमेंट से लोग नहीं सीखते, कैसे जो लेक्चर मेथड है वो इतना अच्छा नहीं है, कैसे हमें एक्टिविटीज ज्यादा करानी चाहिए। तो जॉन ड्यूई सबके बारे में बात कर रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था क्योंकि फिलोसफर्स की कोई वैसे ही नहीं सुनता। तो और वो गॉड भी थे, मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी में तो गॉड थे ना थॉर्नडाइक, तो क्यों सुनेगा कोई। तो इसलिए जॉन ड्यूई ने क्या किया, जॉन ड्यूई ने अपने स्कूल खोलने शुरू किए, जिनको कहा गया लैब स्कूल्स या एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स। लैब स्कूल्स या एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स के नाम से उन्होंने अपने स्कूल खोलने शुरू किया और वहां पे जो उनके आइडियाज थे उनको टेस्ट करना शुरू किया। तो टेस्ट क्या किया उन्होंने? टेस्ट किए नए नए टीचिंग मेथड्स की, कैसे नए नए टीचिंग मेथड्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। तो निकल कर आया कि लेक्चर मेथड उतना अच्छा नहीं है, बट एक्टिविटीज कराओ वो ज्यादा अच्छा है। थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग लेक्चर मेथड बहुत अच्छा था, बट जॉन ड्यूई के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं था, बट उनकी कोई सुन नहीं रहा था। तो उन्होंने स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स किए बच्चों के साथ मिलकर, इसलिए उनको एक्सपेरिमेंटल या लैब स्कूल कहा गया। टीचर्स को छूट दी गई कि नए नए मेथड से पढ़ाओ और देखो कि किससे अच्छे से पढ़ाई हो रही है। तो टीचर्स ने जो रिसर्च करी उसका ही कंक्लूजन था कि प्रोजेक्ट मेथड अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अच्छा है, एक्टिविटीज किसी भी तरह की वो ज्यादा अच्छी है लेक्चर मेथड से। ठीक है, इवन अगर आपको पता हो जॉन ड्यूई के साथ मिलकर ही बहुत सारे लोगों ने अपने नए नए मेथड डेवलप किए। फॉर एग्जांपल किलपैट्रिक, जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड डेवलप किया। तो प्रोजेक्ट मेथड जॉन ड्यूई के स्कूल्स में टेस्ट किया गया और फिर निकल के आया वो तो अच्छा मेथड है। इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसका क्रेडिट भी जॉन ड्यूई को जाता है, तो ये भी निकल के आया कि अच्छा मेथड है। लेक्चर मेथड निकल के आया कि उससे इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। पनिशमेंट के लिए निकल के आया कि पनिशमेंट से कुछ नहीं होता। सिटिंग अरेंजमेंट या टाइम टेबल फिक्स करना जो है, जो कि आज तक हो तो रहा है, बट वो भी निकल के आया कि वो फिक्स करने से कुछ नहीं होता। अगर आप टाइम टेबल फिक्स ना करके प्लानिंग पे ज्यादा ध्यान दो, सब्जेक्ट्स को आपस में कंबाइन करके पढ़ाओ, तो भी अच्छे से पढ़ाई होती है। तो इनके जो आइडियाज थे, बहुत सारे आइडियाज वो सही साबित हुए और इनके उस आइडियाज के कलेक्शन को कहा गया प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के नाम से फेमस हुआ इनका आइडियाज। इसमें सब आता था, इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन हो, और इस तरह की चीजें, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, असेसमेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह के मेथड यूज किए जाए, सब कुछ। तो इनके बारे में भी आप अलग से पढ़ोगे एक वीडियो में, जॉन ड्यूई के बारे में, इनके मेथड के बारे में। ठीक है, तो आज की अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो थॉर्नडाइक इतने फेमस नहीं है, बट अगर आप से 30 साल पहले आप इसी फील्ड में होते तो देखते थॉर्नडाइक बहुत फेमस है। बट आज जॉन ड्यूई सबसे ज्यादा फेमस है, तो ही इज द मोस्ट फेमस पर्सन इन प्रेजेंट डे एजुकेशन। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। बाकी पूरा आगे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे आगे की वीडियोस में।